हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आज हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक एलेक जेफरी नाम के साइंटिस्ट ने दी थी और इस मेथड का यूज करके हम किन्हीं दो इंडिविजुअल्स के डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं। तो इस टेक्निक का यूज करके क्या कर सकते हैं, हम किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स के डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं। तो जो डीएनए होते हैं उनको डेंसिटी ग्रेडियंट पर अगर हम देखें तो वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बल्क डीएनए और दूसरा होता है सैटेलाइट डीएनए। डीएनए का 99.9% पार्ट बल्क डीएनए बनाता है और ये सभी इंडिविजुअल्स के अंदर आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि 99.9% डीएनए किन्हीं भी दो इंडिविजुअल के अंदर सेम होंगे और 0.1% इसका डीएनए का 0.1% जिसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं वो इंडिविजुअली यूनिक होता है, यानी कि हर इंडिविजुअल के अंदर वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो बल्क डीएनए कैसा होता है, ये कोडिंग डीएनए होता है और सैटेलाइट डीएनए हमारा नॉन कोडिंग डीएनए। ये यूनिक होता है और ये आइडेंटिकल होता है। इसके अलावा जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं उनके अंदर रिपीटेटिव सीक्वेंस पाए जाते हैं, यानी कि माना फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है GAA-TTC, तो ये फिर रिपीट होगा, तो यानी कि इनके अंदर सीक्वेंसेस रिपीट होते हैं। तो ये सैटेलाइट डीएनए की एक क्वालिटी है कि इनके अंदर जो सीक्वेंस हैं वो रिपीट होते हैं। सैटेलाइट डीएनए को भी हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और इसे डिवाइड करने का जो बेस है, किस बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं, वो है प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशो, प्यूरिन बेस और पिरिमिडिन बेस का रेशो, लेंथ ऑफ सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस की बात करी तो सीक्वेंस की लेंथ क्या है, यानी कि उसके अंदर कितने बेस पेयर हैं, सीक्वेंस की लेंथ एंड नंबर ऑफ टाइम सीक्वेंस रिपीट, और कितनी बार वो सीक्वेंस रिपीट हो रहा है सैटेलाइट डीएनए के अंदर। तो इन थ्री बेसिस के आधार पर हम सैटेलाइट डीएनए को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा मिनी सैटेलाइट और दूसरा है हमारा माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट को हम VNTRs भी कहते हैं। VNTR की फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, यानी कि इनके अंदर जो सीक्वेंस है वो रिपीट होते हैं, लेकिन इनका जो नंबर है वो वेरिएबल होता है, यानी हर इंडिविजुअल के अंदर इनका नंबर अलग अलग होता है। और जो VNTRs होते हैं उनके अंदर 10 से 60 बेस पेयर के रिपीटिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस की लेंथ 10 से लेकर 60 बेस पेयर हो सकती है और ये सीक्वेंस रिपीट होते हैं। VNTRs प्रत्येक इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं, सभी के अंदर पाए जाते हैं, बट इनका जो बेस पेयर की जो लेंथ है, जो सीक्वेंस है उसकी लेंथ और कॉपी नंबर, यानी कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, ये सभी के अंदर अलग अलग होती है। एक बार दोबारा बता देती हूँ, जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स यानी कि जो मिनी सैटेलाइट डीएनए है हमारे, वो 10 से लेकर 60 बेस पेयर के उसके अंदर रिपीटिंग सीक्वेंस पाए जाते हैं, यानी रिपीटिंग सीक्वेंस 10 बेस पेयर का भी बना हो सकता है और 60 बेस पेयर का भी बना हो सकता है, और ये सभी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट इनके अंदर जो लेंथ है रिपीटिव नंबर की, जो लेंथ है वो अलग अलग होती है और उसका जो कॉपी नंबर है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल दो इंडिविजुअल हैं, तो एक के अंदर अगर VNTR की बेस पेयर की जो लेंथ है, रिपीटिंग जो सीक्वेंस है उसकी लेंथ 12 बेस पेयर है, तो दूसरे के अंदर वो 15 बेस पेयर हो सकती है और उनका कॉपी नंबर एक के अंदर फॉर एग्जांपल 4 है, 4 बार कॉपी हो रहा है ये सीक्वेंस, तो दूसरे के अंदर ये 6 बार हो सकता है। तो यानी कि जो सीक्वेंस की जो लेंथ है और उसका जो कॉपी नंबर है, उसके जो रिपीटिशन का नंबर है,
वो हर इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग होता है और इसी को बेस मानकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा डीएनए यूज आता है? सैटेलाइट डीएनए। और सैटेलाइट डीएनए में भी हम किसका यूज करते हैं? वीएनटीआर्स का यूज करते हैं। और जो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए होते हैं उनको हम STRs भी कहते हैं और इनकी जो फुल फॉर्म है वो होती है शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। इनके अंदर 1 से 8 बेस पेयर के रिपीटिंग सीक्वेंस होते हैं। वीएनटीआर की एक क्वालिटी ये होती है कि किसी एक इंडिविजुअल की सभी सेल्स के अंदर इनकी जो लेंथ है और जो कॉपी नंबर है सॉरी वो सेम होता है और अलग अलग इंडिविजुअल में ये अलग अलग होता है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेप्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेथड और उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ओके, तो हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसका फर्स्ट स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए को सेल के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जो सेल के ऊपर जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं उन्हें लाइसिंग एंजाइम का यूज करके डाइजेस्ट कर दिया जाता है और डीएनए को आइसोलेट कर दिया जाता है। डीएनए को आइसोलेट करने के लिए चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। अब अगर डीएनए की क्वांटिटी कम है तो उसका एम्प्लीफिकेशन किया जाता है बाय यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बन जाती है और उसका नंबर बढ़ जाता है। सेकेंड है डाइजेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए के जब डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया, उसको पीसेस के अंदर कट किया जाता है और इस प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। यहाँ यूज कर रहे हैं लाइसिन एंजाइम्स और यहाँ हम यूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके हम डीएनए को पीसेस के अंदर कट कर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन ऑफ डीएनए। अब इसके बाद जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस प्रोसेस के अंदर एग्रोस जेल की एक प्लेट ली जाती है और उसके ऊपर डीएनए को उनके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है। जो छोटे डीएनए होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो बड़े डीएनए हैं वो ऊपर रह जाते हैं। जो डीएनए के स्मॉल पीसेस हैं वो नीचे आ जाते हैं, जो हल्के होते हैं, और जो बड़े पीसेस हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो सेपरेशन कर लिया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। ये टेक्निक आप सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हमारी एग्रोस जेल की जो प्लेट होती है वो हमारी स्टेबल नहीं होती है, यानी कुछ टाइम बाद वो खराब हो सकती है, सूख सकती है। तो उसके ऊपर जो हम डीएनए प्रिजर्व करते हैं वो सेफ नहीं है, वो लंबे टाइम के लिए हम उन्हें प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो डीएनए है उनको एग्रोस जेल प्लेट से उनको ट्रांसफर किया जाता है नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग इसलिए कहते हैं कि जो साइंटिस्ट जिन्होंने इस टेक्निक को बताया था उनका नाम था सदर्न। तो सदर्न ब्लॉटिंग के द्वारा हम जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें एग्रोस जेल प्लेट से ट्रांसफर कर देते हैं नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। उसके बाद हमारी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए वीएनटीआर्स का यूज करते हैं। कैसे वीएनटीआर? रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं किसका? रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर्स। और ये जो रेडियो लेबल वीएनटीआर्स हैं इनको रेडियो लेबल किससे किया जाता है? फास्फोरस 32 से किया जाता है इनको रेडियो लेबल। और ये वीएनटीआर
जो हमारी प्लेट के ऊपर जो अरेंज है हमारे डीएनए फ्रेगमेंट उनके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि इनका जो सीक्वेंस है उनके जस्ट अपोजिट होता है और ये जाकर उनसे जुड़ जाते हैं। वीएनटीआर का सीक्वेंस हमें पता है और जो हमारी एग्रोस जेल प्लेट के ऊपर डीएनए फ्रेगमेंट है जिनसे ये जाकर जुड़े तो उनका सीक्वेंस भी हमें पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे वीएनटीआर का सीक्वेंस है ATCCG। तो ये जिस डीएनए से जुड़ेगा उसका सीक्वेंस क्या होगा? TAGGC। तो हमें वीएनटीआर का सीक्वेंस पता है। वीएनटीआर का सीक्वेंस पता होने से जिस डीएनए के फ्रेगमेंट से वीएनटीआर जुड़ रहा है हमें उसका सीक्वेंस ही पता चल गया। और रेडियो लेवल होने के कारण जब हम इन्हें एक्सरे के अंदर देखते हैं तो एक्सरेज में ये हमें विजिबल हो जाते हैं, इनके हमें मार्क दिखने लगते हैं। तो इस तरह ये हमारी प्रोसेस पूरी हुई 6 स्टेप के अंदर। और इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो हमें ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। पहला स्टेप था हमारा आइसोलेशन, डीएनए को सेपरेट किया हमने सेल से। उसके बाद हमने डीएनए के पीसेस कट करे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके हमने उसको उसकी साइज के अकॉर्डिंग फ्रेगमेंट्स को अरेंज किया। अब उन फ्रेगमेंट्स को हमने ट्रांसफर किया एक परमानेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके बाद हमने इन फ्रेगमेंट का हाइब्रिडाइजेशन किया रेडियो लेबल वीएनटीआर से और उसके बाद हमने ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इनकी जो स्क्रीन पर इन्हें लिया और इसी को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। अब हम इस मेथड को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। माना हम मान रहे हैं कि कहीं कोई क्राइम हुआ है और उस क्राइम के जो सस्पेक्ट हैं यानी कि जिनके ऊपर संदेह है कि ये क्राइम इन लोगों ने किया है वो 2 लोग हैं, 2 इंडिविजुअल्स हैं। तो उनके डीएनए सैंपल लिए गए, ये डीएनए सैंपल है उनके। अब हमने क्या लिया? क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2 और क्रोमोसोम 3। 3 क्रोमोसोम लिए। क्रोमोसोम कैसे? होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं यानी कि उनके अंदर 2 हमारे डीएनए होते हैं। और ये फर्स्ट है और ये क्रोमोसोम 1 का ये पहला पार्ट यानी कि बच्चे का जो क्रोमोसोम होमोलोगस होता है एक उसे मदर से मिलता है और एक फादर से मिलता है। तो इसके अंदर ये जो बॉक्स हमने दिखाए हैं ये हमने दिखाए हैं रिपीट्स दिखाए हैं यानी कि कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ जो रिपीट्स है कितने हैं? 1 2 3 4 5। क्रोमोसोम 1 के में 5 रिपीट्स हैं और दूसरे के अंदर 2 रिपीट्स हैं। क्रोमोसोम 2 में यहाँ 4 रिपीट्स हैं और यहाँ 7 रिपीट्स हैं। क्रोमोसोम 3 में 6 हैं और 9 है। ये 3 क्रोमोसोम्स हैं इंडिविजुअल ए के और ये 3 हैं इंडिविजुअल बी के। यहाँ इनका रिपीट नंबर लिखा हुआ है। अब ये जो डीएनए के पीसेज हैं इनको कट कर लिया जाता है और इनको एग्रोस जेल प्लेट के ऊपर सेपरेट करते हैं। तो जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो छोटे डीएनए के पीसेस नीचे आ जाएंगे और बड़े पीसेस ऊपर आ जाएंगे। तो इनको अरेंज करने के बाद और फिर हम उसकी सदन प्लॉटिंग करेंगे तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? डीएनए फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। ये हमारे डीएनए फिंगरप्रिंट है इंडिविजुअल ए के और बी के। देखिए ग्रीन में यहाँ 5 रिपीट है या 2 रिपीट है, तो ये 5 रिपीट और ये 2 रिपीट। क्रोमोसोम 2 में 4 और 7, तो यहाँ पर ये 4 और 7। क्रोमोसोम 3 में 6 और 9, तो ये 6 और 9। तो इस तरीके से हमारा ये डीएनए फिंगरप्रिंट ए का मिला और ये डीएनए फिंगरप्रिंट बी का मिला। अब जहां भी क्राइम हुआ था, अपराध हुआ था, वहां से कुछ सैंपल मिलते हैं। ब्लड ड्रॉप्स मिल सकती हैं या हेयर फॉलिकल मिल सकते हैं। तो ब्लड सेल को या जो हेयर फॉलिकल की सेल है उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ये जो डीएनए होगा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा, तो इस डीएनए को पीसीआर का यूज करके और इसका जो नंबर है वो बढ़ा लिया जाता है। उसका नंबर बढ़ाने के बाद
उसका भी हमने फिंगरप्रिंट बनाया। तो ये बना हमारा, जो हमें क्राइम सीन से जो सैंपल मिला उसका जो डीएनए फिंगरप्रिंट है वो ये है। सेम टेक्निक का यूज करके हमने उसका डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया। अब हम इसको मैच करते हैं इंडिविजुअल ए और बी से। तो जब हम मैचिंग करते हैं तो ये मैच कर रहा है किससे? इंडिविजुअल बी से। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो क्राइम किसने किया है? बी ने किया है, क्योंकि इसी का जो सैंपल है वो हमें कहाँ से मिला? क्राइम सीन से मिला। जहाँ क्राइम हुआ था, अपराध हुआ था, उस जगह से जो सैंपल मिला वो किसका है? बी का। तो अपराधी कौन है? बी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करके हम पता लगा सकते हैं, अपराधियों का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पैतृकता इशू है, यानी कि पता नहीं है कि किसके पेरेंट्स कौन हैं किसी बच्चे के, तो उसका पता भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करके लगाया जा सकता है। तो ये इसके अनुप्रयोग है, इसकी एप्लीकेशन है कि ये अपराधियों का पता लगाने का काम करता है, और अगर पैटर्निटी इशू है तो उसको सॉल्व करने में भी ये काम आता है। तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और हमारा ये चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आज कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ टॉपिक रह गए हैं, वो मैं उनके वीडियो बाद में आप लोगों के लिए बनाऊंगी। और आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।